हेलो दोस्तों, वेलकम टू AK स्टडी नोट्स। आप सभी दोस्तों का मैं भी शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज का नया मॉडल पेपर आपके बीच में लेके आया हूं। जो लोग BA सेकेंडर के छात्र छात्राएँ हैं, जो प्राचीन इतिहास ले रखे हैं, उनके लिए जो आज क्लास होगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगा। और ये जो मॉडल पेपर है, ये आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है। यही प्रश्न आपके पेपर में जो आएंगे वो चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, और किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, कैसे आपको करना है, किस तरीके से कॉपी करना है, और अच्छे से ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको यहाँ पे बताया जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होगा कि अगर आप प्राचीन इतिहास के छात्र छात्रा हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल विशेष ध्यान दे दीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको करेंगे तो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेंगे, और कितने क्वेश्चन कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपको अंक मिलने का चांस रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देखते रहिए, और किस तरीके से आपको अपने आप को मेंटेन रखना है, तो ये सारी चीज़ें करके आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, आपका जो आज का टॉपिक है प्राचीन इतिहास का, वो होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 600 BC से 643 AD तक होगा। और सबसे बड़ी बात इसमें ये रहेगी कि ये आपका जो, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि आपका अंक कितने कितने का होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसमें आपका होगा वो 75 नंबर का होगा, जिसमें से 10 प्रश्न होंगे आपके सेक्शन ए से, और सेक्शन बी से आपके होंगे 8 प्रश्न, 7 इसमें आपके होंगे सेक्शन बी से 8 प्रश्न, जिसमें से आपको 5 प्रश्न करने होते हैं। 7 प्रश्न होते हैं, 8 प्रश्न करने होंगे आपको। उसके बाद में फिर आपको सेम से सेक्शन सी से 2 प्रश्न आपको करने होंगे। तो ये सारे आपको ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। एक बार फिर से मैं बता दूंगा कि ये आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बताया गया है, वो आपको यहाँ से बताई जाएगी। आइए आपको चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ। तो दोस्तों, आपका आज का जो मेन यानी कि महत्वपूर्ण आपका ये मॉडल पेपर है वो होगा BA प्रथम वर्ष सेकेंड सेमेस्टर प्राचीन इतिहास। प्रश्न पत्र आपका है भारत का राजनीतिक इतिहास, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार 600 से 640 ईस्वी तक आपका 647 ईस्वी तक होगा। टाइम आपका 3 घंटे का होता है। उसके बाद में फिर आपका होता है खंड आ, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर देना वो 50 शब्दों में होगा। पहले का फर्स्ट का आपका आंसर प्रश्न होगा, काला शोक कौन था। काला शोक कौन है, ये आप लोग समझिए कि काला शोक कौन थे। काला शोक के बारे में लिखना है। काला शोक शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र, जो शिशुनाग थे, उनके पुत्र जो हैं उनका काला शोक का मगध का राजा बनाया गया। यानी कि शिशुनाग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र काला शोक मगध का राजा हुआ। यानी कि शिशुनाग जो पहले मगध के राजा हुआ करते थे, उनके मृत्यु के बाद में काला शोक शिशुनाग का पुत्र था। उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम काकवड़ के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके नाम से? काकवड़ के नाम से जानते हैं किसको हम? काला शोक को। काला शोक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र का अपनी राजधानी बनाया। यानी कि वैशाली की को परित्याग करके उन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, और इस समय से लेकर भविष्य में दीर्घकाल तक पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी बना रहा। और काला शोक के शासनकाल के 10वें वर्ष यानी कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन भी हुआ। यानी काला शोक के शासन में ही जो आपका मिलता है 10वें वर्ष के द्वितीय बौद्ध में जो बौद्ध की समिति हुई थी, उसका भी आयोजन काला शोक के शासनकाल में हुआ था। उसका में आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, इसमें सेकंड आता है इसमें कि मुद्रा राक्षस क्या है। मुद्रा राक्षस किसे कहते हैं, इसमें आपको लिखना है मुद्रा राक्षस में कि आंसर डालेंगे आप। आंसर में लिखेंगे आप कि मौर्य वंश के इतिहास निर्धारण में मुद्रा राक्षस का विशेष स्थान है। यह विशाखा दत्त द्वारा रचित इस नाटक में मंत्री राक्षस महाराज का पदच्युत करने का उद्यम करता है, किंतु कूटनीतिज्ञ चाणक्य के प्रयास से वह ऐसा नहीं कर पाता है, और अंत में चाणक्य राक्षस को चंद्रगुप्त को मंत्री बनाने में सफल हो जाता है। कहा गया है
कि राजधर्म की उपेक्षा करने वाले नंद या नंदों को सिंहासन से हटा दिया गया है और इसी प्रकार खाली हुए सिंहासन पर बिरसल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को वृष यानी कि धर्म में से रूप में बैठाया गया है। जो चंद्रगुप्त को किस आस्थान से बैठाया गया है, जो मौर्य वंश का राज्य बनाया गया था, उसी के इतिहास को निर्धारण में मुद्रा राक्षस का विशेष स्थान दिया जाता है। जो मौर्य वंश के इतिहास का निर्धारण किया गया है और ये विशाखा दत्त द्वारा रचित भी है। अब तीसरा आपका आता है, तीसरा क्वेश्चन कि गुप्त समौत किसने चलाया। गुप्त समौत किसने चलाया, इसमें आप लोग आंसर डालेंगे और आंसर में लिखेंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक समौत चलाया। चंद्रगुप्त प्रथम ने यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक समौत चलाया, प्रसिद्ध समौत चलाया, जिनके नाम से जो गुप्त समौत के नाम से प्रसिद्ध है। गुप्त समौत में जो 319 ईस्वी से लेके 320 ईस्वी तक आपको मिलेगा और इसी समौत का प्रयोग करके उसके वंशजों ने किया। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त समौत का प्रवर्तक थे। यानी कि जो हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जो समौत है वो गुप्त समौत का प्रवर्तक माना जाता है। और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेखों में कहा गया है कि गुप्त प्रकाले गणना विधाय यानी कि गुप्त प्रकाले गणना विधाय यानी कि गुप्त का जो प्रकाल है वो गणना को विधि करने वाला है। कुमारगुप्त द्वितीय के सारनाथ लेख में भी लिखा है हर्षते गुप्ताना हर्षते वर्षते गुप्तानाम शब्द का उल्लेख है। तो ये गुप्त समौत में ये सारी चीज़ें चलाई गई है। गुप्त समौत किसके काल में, गुप्त काल में ही चलाया गया है, यानी कि गुप्त काल में ही इसका गणना विधि का गणना किया गया है। अब उसके बाद में चौथा क्वेश्चन आपका आता है पहले का कि पुरुगुप्त कौन था। इसमें आप लिखेंगे कि भीतरी अभिलेख में कहा गया है कि स्कंदगुप्त को राज्य प्राप्त करने के लिए अपने सौतेले भाई यानी कि सौतेले भाई कौन है, पुरुगुप्त। किसके सौतेले भाई, स्कंदगुप्त को राज्य प्राप्त करने के लिए अपने सौतेले भाई पुरुगुप्त यानी कि माता अनंत देवी से गृह युद्ध करना पड़ा। और पितृदेव मुपेते मभ्युपतः डॉक्टर RC मजूमदार के अनुसार कहा गया है कि वंश की लक्ष्मी को विचलित करने वाले पुरुगुप्त और उसके सहायक थे। उत्तराधिकार युद्ध में स्कंदगुप्त ने पुरुगुप्त को पराजित कर सिंहासन प्राप्त किया और इसमें लिखा गया कि लक्ष्मी स्वयं वरेंच का रहा। तो ये पुरुगुप्त की कहावत इसमें लिखा गया है अभिलेख में, यानी कि भीतरी अभिलेख में मिला है ये चीज़ें। तो इससे प्रतीत होता है कि जो पुरुगुप्त था वो स्कंदगुप्त के चचेरे भाई थे और स्कंदगुप्त ने पुरुगुप्त को हराकर अपना सिंहासन हासिल किया। तो इस तरीके से पुरुगुप्त को आप लोग समझ गए होंगे। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा कि डिमेट्रियस की उपलब्धि बताइए। डिमेट्रियस की उपलब्धि बताइए। अब इसमें आप लिखेंगे इसमें कि डिमेट्रियस की उपलब्धि क्या है। इसमें लिखना है आपको यह प्रथम इंडो ग्रीक शासक था। जो डिमेट्रियस जी थे, ये डिमेट्रियस जी ये प्रथम इंडो शासक थे। कहाँ के थे, इंडो ग्रीक शासक थे, जिसने भारतवर्ष में अपना राज्य स्थापित किया था। और डिमेट्रियस की मुद्राओं पर हेराक्लीज राजमुकुट पहने हुए प्रदर्शित किया गया है। जो उनकी मुद्रा थी वो हेराक्लीज राजमुकुट पहने हुए प्रदर्शित किया गया है। इस चित्र में डिमेट्रियस को महत्वाकांक्षी अध्यवसायशीलता तथा साम्राज्य विस्तार कारिणी की नीति का पता चलता है। यानी कि अध्ययन सायंसलिता तथा साम्राज्य में विस्तार करके उन्हें नीति को पता चलता है ऐसे में। और ऐसा प्रतीत होता है कि डिमेट्रियस के समक्ष सिकंदर महान आदर्श था। उसने अज्ञेय की उपाधि धारण भी की थी। अब उसके बाद में फिर आपका आता है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में आपका आता है कि मिनांडर कौन था। मिनांडर के बारे में आपको लिखना है कि डिमेट्रियस के पश्चात डिमेट्रियस जो थे उनके बाद में डिमेट्रियस के पश्चात यूथिडेमस वंश का सबसे प्रतापी राजा मिनांडर था।
डिमेट्रियस के पश्चात यूथिडेमस वंश का कौन से यूथिडेमस वंश का सबसे प्रतापी राजा मिनांडर था। वह बौद्ध ग्रंथ यानी कि मिलिंद पन्हों का यवन राजा था। यह एक सामान्य कुल में पैदा हुआ था। वह राजवंशीयन था। यह एक विशाल साम्राज्य का शासक था। मथुरा से उसकी तथा स्टेटो प्रथम की मुद्राएं प्राप्त हुई। मिनांडर की जो मुद्राएं वो सिंधु प्रदेश कौन से, पहला तो सिंधु प्रदेश, सोनपत तथा बुंदेलखंड में प्राप्त हुई हैं। उनकी राजधानी जो है वो साकन यानी कि सियालकोट थी और वह बौद्ध धर्मानुयायी था। कौन सा था ये जो था वो बौद्ध धर्मानुयायी था। इस तरीके से इनका अपना भी एक साम्राज्य था। मिनांडर जी का जो आपको मैंने बताया जो इनकी जो प्रमुख मुद्राएं थी वो कहाँ पे, पहले तो इनका सिंधु प्रदेश, सोनपत तथा बुंदेलखंड से प्राप्त हुई हैं। अब उसका में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कुजुल, इसमें आएगा फिर कुजुल कैडफिसेस कौन था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। छठा क्वेश्चन है कि सातवां क्वेश्चन है सॉरी, कुजुल कैडफिसेस का कुडल यानी कि कुजुल कैडफिसेस कौन था। इसमें आप लिखेंगे आंसर डाल के कि ये जो है वो कुषाण वंश का राज था। जो कुडुल कैडफिसेस थे वो कहाँ थे, ये थे कुषाण वंश के राजा थे। चीनी इतिहास ग्रंथों से इसे कियो मिलता है। क्या मिलता है, कियो मिलता है। कुषाण वंश में दो, एक कैडफिसेस हुए और यह प्रथम कैडफिसेस था। यहाँ बड़ा पराक्रमी नरेश सिद्ध हुआ। इसने हिमा यानी कि ह्यूमी चाउ आंगमनी और चाउ आंग हीतुम तथा ताउमी को अपने राज्य में मिला लाया और राजा की उपाधि धारण की और पार्थिया की निर्बलता का लाभ उठाकर उसने पहलों के प्रदेश छीन लिए। तो ये कुजुल कैडफिसेस की कहानी थी। यानी कि उन्होंने क्या था, ह्यूमी जो चीन के थे, चीन से जो मिली थी उन्हें चीनी ग्रंथों से मिलता है, कियो से मिलता है। वो कुषाण वंश के दो कैडफिसेस हुए थे। यह प्रथम कैडफिसेस था जो उसने ह्यूमी चाउ आंगमी कोई चाउआंग हीतुम तथा चाउमी को अपने राज्य में मिला लिया और राज्य की उपाधि भी धारण की। उसका में फिर आपका आता है रामगुप्त कौन था। रामगुप्त कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इसमें आंसर डालेंगे, इसमें लिखेंगे यह समुद्रगुप्त का पुत्र एक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का भाई था। यानी कि किसका भाई था ये, मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करूँगा। इसमें ये जो रामगुप्त जी हैं ये चंद्रगुप्त के पुत्र एवं चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि समुद्रगुप्त का पुत्र और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का भाई था। कौन था, रामगुप्त। इसकी ऐतिहासिकता की उल्लेख जो है वो साहित्यिक स्रोतों से यथा काव्य यानी कि काव्य मीमांसा, श्रृंगार प्रकाश तथा देवी चंद्रगुप्तम तथा पुरातात्विक स्रोतों के मुद्राओं से प्राप्त होता है। इसे इतिहास में क्लीब नृप की संज्ञा से पुकारा जाता है। किसके नाम से, क्लीब नृप की संज्ञा से पुकारा जाता है। और अभिलेखों में खंभात लेख, संगली लेख तथा यानी कि बिलसढ़ लेख से भी इतिहास में प्रकाश पड़ता है। इसके जो अभिलेखों का जो मुख्य अभिलेख था इसका वो खंभात लेख, संगली लेख तथा किसमें, बिलसढ़ लेख से भी इसका प्रकाशित मिलता है। उसका में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाहियान कौन था। फाहियान के बारे में आपको लिखना है कि फाहियान धार्मिक दीक्षा ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म के त्रिपिटक अध्ययन के लिए 399 में 4 भिक्षुओं, पहला तो फेंकिंग, फिर ताओचिंग, हवेनियन और हवेबोई के साथ भारत यात्रा के लिए चल पड़ा। जो फाहियान था वो धार्मिक दीक्षा ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म के त्रिपिटक अध्ययन, तो जो त्रिपिटक है उसको अध्ययन के लिए 399वें ईस्वी में 4 भिक्षुओं के साथ, पहला तो हवेकिंग, फिर दूसरा ताओचिंग, तीसरा हवेयन, फिर चौथा जो है वो आपके मिलेंगे हवेबोई के साथ भारत यात्रा के लिए चल पड़ा। वह भारत के उत्तरी पश्चिम मार्ग से पंजाब में प्रविष्ट हुआ और भारत के विभिन्न नगरों का भ्रमण करता हुआ
ताम्रलिप्त के बंदरगाह पहुंचा और 414 ईस्वी में वह भारत से वापस गया। उसने गुप्तकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दशा का वर्णन किया। इस तरीके से फाहियान की जो धार्मिक और आर्थिक, उसके बाद में फिर आपका गुप्तकालीन राजनीतिक स्थिति को जो मिलती है वो इस प्रकार आपकी मिलती है। उसके बाद में फिर आपका आता है कि 10वां क्वेश्चन कि परवर्ती गुप्त शासक कौन थे। जो परवर्ती गुप्त शासक थे ये कौन थे। तो ये क्वेश्चन आपके सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके प्रश्न बार बार पेपर में पूछे गए हैं। वो आपके मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग ही ये पेपर बनाया गया है। इसमें आपका आंसर लिखना होगा कि गुप्त साम्राज्य के अवसान के बाद 5वीं शताब्दी में 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के पतन का लाभ उठाते हुए नवीन शक्तियों ने उत्तर भारत में नवीन साम्राज्य स्थापित किए। ये परवर्ती गुप्त एवं मगध या मलवा के निवासी थे। अपसड़ अभिलेख से इन परवर्ती गुप्त नरेशों की जानकारी प्राप्त होती है। ये गुप्त थे कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त, उसके बाद फिर आपको दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त और माधव गुप्त तथा आदित्य सेन गुप्त। तो ये परवर्ती गुप्त शासक के अंतर्गत माने जाते हैं। ये कौन से अपसड़ अभिलेख में इन सभी गुप्त शासकों को मतलब परवर्ती गुप्त शासक के रूप में माना जाता है। तो इस तरीके से आपका मैंने ये सारे क्वेश्चन एक एक करके आपको बता दिया। उसके बाद में आपको आएगा सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी यानी कि खंड बा, यानी कि दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि 10 क्वेश्चन मैंने आपको एक एक करके बता दिया। और वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं आपको इतना अगर आप लोग के बीच में कुछ करता हूँ तो आप लोग को इतना भी बनता है कि आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को। उसके बाद में फिर आपका आता है इसमें खंडवा में कि खंडवा केवल 5 प्रश्न नहीं आ रहे हैं। प्रत्येक प्रश्न का जो आपको आंसर लिखना है वो 200 शब्दों में है। प्रश्न आपका होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है इसमें दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा इसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का वर्णन कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के वंश और जाति के बारे में मतभेद है। स्पूनर के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ईरानी यानी कि पारसिक था, यानी कि ईरानी। चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार जो स्पूनर के अनुसार कहा गया है, यहाँ पे आपको स्पूनर के अनुसार कहा गया कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो पारसिक थे, यानी कि ईरानी थे। परंतु यह मत विश्वसनीय नहीं है। कुछ विद्वानों ने पुराणों तथा मुद्रा राक्षस नामक स्थान के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का बताया है। वे उस नंदराज का मुरा नामक दासी का पुत्र मानते हैं तथा कहते हैं कि मुरा से उत्पन्न होने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य कहलाया और इसी मौर्य शब्द का कारण उसका वंश कहलाया। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य मयूर पोष यानी कि मोर पालने वाले क्षत्रिय सरदार की पुत्री का पुत्र था। इसी कारण उसने वंश का नाम मौर्य पड़ा। परंतु बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश से संबंधित था। इसमें लिखा है कि मौर्यानम खतियानम वंशे जातम श्रीधरम, यानी उसके पूर्वज जो पिप्पलीवन में स्थित मौर्य गणराज्य के अधिकारी थे और उनके कुल जो मौर्य क्षत्रिय कहलाता था। इसी मौर्य कुल में जन्म लेने के कारण चंद्रगुप्त का वंश मौर्य वंश कहलाया। डॉक्टर राजबली पांडे, डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी तथा आधुनिक विद्वान इसी मत को मान्यता देते हुए प्रमाणिक मानते हैं। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य वंश का वर्णन। उसका में फिर आपका आता है तीसरा क्वेश्चन कि रुद्रदामन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका। अब आता है इसमें रुद्रदामन के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए। इसमें लिखेंगे आप जयदामन की मृत्यु के बाद चष्टन वंश के राज्य का उत्तराधिकारी उसका पौत्र रुद्रदामन उज्जैन का प्रमुख शक क्षत्रप राजा हुआ। अभिलेख में पता चलता है कि स्वयमाधिगत महाक्षत्र पन्मना अपने शासन के प्रारंभ से जब वह चष्टन के साथ मिलकर शासन कर रहा था तब वह केवल क्षत्रप ही था।
क्या था वो, केवल जब वो शासन कर रहा था वो केवल क्या था, क्षत्रप था। किंतु वह अपने स्वतंत्र राज्यकाल में उसने स्वतः ही महाक्षत्रप की उपाधि धारण भी की और इसके दिग्विजय और अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत महाक्षत्रप होने की बात स्पष्ट होती है। भारतीय इतिहास में महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम के नाम से प्रख्यात हुआ। जो भारतीय इतिहास में महाक्षत्रप है वो रुद्रदामन प्रथम के नाम से प्रख्यात है। साहित्य में इसका नाम कई बार आया है और अपने शासक होने के पूर्व उसने चेस्टन के साथ मिलकर शासन किया। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के अधिकार समान थे। द्विराज्य प्रणाली का सबलतम उदाहरण में हमें चेस्टन और रुद्रदामन के सम्मिलित शासन में मिलता है। वह चेस्टन वंश का पौत्र था। उसका समय जो है वो 150, उसमें क्या था इसका 150 ईस्वी था, क्या था इसका 150 ईस्वी का था। उसने अपनी मुद्राओं में महाक्षत्रप का प्रयोग करते थे। अपनी जो उसकी जो मुद्रा था उसमें ये क्या करता था, महाक्षत्रप का प्रयोग करते थे। तो इस तरीके से ये रुद्रदामन के जीवन का जो चरित्र था वो इस तरीके से इनके चरित्र मिलते हैं कि किस तरीके से ये राज्य के इनके महाक्षत्रप, इनका क्षत्रप से महाक्षत्रप कैसे हुए, उसके बाद में फिर इनकी मुद्राएं कैसे थी कि इनके किस अभिलेख से पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें रुद्रदामन के जी के सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चौथा क्वेश्चन कि मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेगास्थनीज कौन था। चौथा क्वेश्चन है, इसमें लिखना होगा चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का वर्णन मेगास्थनीज के द्वारा भी प्राप्त होता है। मेगास्थनीज की जो पत्रिका मानी गई है, इसकी जो पुस्तक मानी गई है वो इंडिका है, यानी कि इंडिका। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होगा ये आपका कि इंडिका जो है वो किसकी पुस्तक है। तो ये आप लोग को पता होगा कि ये मेगास्थनीज की सबसे पुरानी पुस्तक और सबसे प्रचलित पुस्तक है। और इसमें लिखना होगा कि भारत और यूनान के बीच यानी कि दौत्य संबंध चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस निकेटर की मैत्री के फलस्वरूप से यानी कि स्थापित होता है। अपने भारतीय प्रवास के दौरान मेगास्थनीज ने भारतीय जनजीवन, परंपराओं, रीति रिवाजों के विषय में जो कुछ समझा उसने प्रसिद्ध कीर्ति जो है वो इंडिका में वर्णित किया, यानी कि इंडिका में उसने लिखा। इंडिका में कई अध्याय हैं, किंतु आश्चर्य है कि 3 अध्यायों में संक्षिप्त अंश अब उपलब्ध हैं। इसने पाटलिपुत्र नगर, दास प्रथा, इसमें आपको जो है इंडिका में 3 चीज़ें आपको मिलती हैं, 3 नगर मिलेंगे। पहला तो आपका आता है पाटलिपुत्र, फिर आपका आता है इसमें आपको 3 संक्षिप्त मिलेंगे, पाटली नगर, दास प्रथा, रहन सहन, व्यायाम, वस्त्र और शरीर सज्जा का वर्णन प्रस्तुत किया हुआ है। वह कहता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारतवासी किफ़ायत में से रहते हैं, वे चाल ढाल के सादे और मितव्ययी होते हैं और इसी कारण वे सुख से रहते थे। देश में चोरी नहीं होती, लोग सरल हैं और उनका व्यवहार उत्तम है। इस कारण न्यायालय का मुख बहुत कम देखते हैं। वे एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, उन पर गिरवी और धरोहर का भी के अभियोग नहीं होते। अपने घर और संपत्ति को पराया आरक्षित छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि वे उत्कृष्ट और उदार भाव के होते थे। दंड व्यवस्था पर उसका विचार है कि झूठी गवाही देने वाला अवयव भंग को दंड भोगता है और जो मनुष्य किसी का अंग भंग कर देता है उसे बदले में केवल उसी अंग की हानि उठानी पड़ती है। भारतीयों के व्यायाम करने की जो सर्वप्रिय रीत है वो संघर्षण है, जो कई तरह से किया जाता है। उसने वस्त्रों पर सोने का काम किया रहता है। वह कहता है कि भारतीयों में ईमानदारी, सज्जनता, सादगी, स्वच्छता और सौंदर्य प्रियता अधिक मात्रा में मौजूद थे। तो ये था मेगास्थनीज के इंडिका में वर्णित बिंदु। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया गया। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां नंबर की शक सातवाहन संघर्ष का विवरण दीजिए। वह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी आपका है। इसमें आपको लिखना है कि सातकीर्ण प्रथम है
वो सातकर्णी प्रथम के निर्बल उत्तराधिकारियों को एक भयंकर खतरे का सामना करना पड़ा। यह खतरा शकों के उदय से उत्पन्न हुआ। किसके उदय से? शकों के उदय से उत्पन्न हुआ। और यही शक सातवाहन संघर्ष का श्री गणेश होता है। यानी कि श्री गणेश का बात करें तो इसका उत्पन्न यहीं से ही होता है, जो दीर्घ काल तक चलता रहता है। इससे सभी शकों का विजय प्राप्त हुई तो, लेकिन महान संकट उत्पन्न कर दिया था और पश्चिमी भारत में अरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी और सातवाहनों की उत्तरी प्रदेशों की छीन लिया। क्षयरात नामक एक नए शक वंश के उदय से शक सातवाहन संघर्ष और तीव्र हो गया। इस वंश का प्रतापी शासक जो था वो भूमक था। कौन थे? इस वंश का जो प्रतापी राजा था वो भूमक था। भूमक के उत्तराधिकारी नहपान के काल में सातवाहन को और उस अधिक दुर्दिन देखने पड़े। कुछ समय पश्चात सातवाहन वंश में एक महापराक्रमी नरेश यानी कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का उदय हुआ। जो गौतमी पुत्र थे वो कौन थे? सातकर्णी थे। सातकर्णी उत्पन्न हुए। उसने अपने वंश की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया और नासिक अभिलेख में सातकर्णी को सातवाहन कुल के यश को फिर से स्थापित करने वाला कहा गया। उसे क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन करना पड़ा। खखरात बस निरवशेष करस तथा सातवाहन कुल यश प्रतिस्थापन करस। इसमें उन्होंने कहा है कि खखरात बस निर्विरस करस और सातवाहन कुल यश प्रतिस्थापन करस। साकियावन का पहलवों को नाश करना पड़ा और क्षयरात वंश का निर्मूलन करना पड़ा। साकियवन, पल्लव, निषूदनस तथा खखरात बस निर्वृत करस। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मृत्यु के बाद भी यह संघर्ष चलता रहा। सातवाहनों का संघर्ष एक नवीन वंश के साथ जुड़ा हुआ है। चष्टन और रुद्रदामन जैसे पराक्रमी शासकों ने वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के शासनकाल में पुनः सातवाहन साम्राज्य के अनेक प्रदेश छीन लिए। तो ये था शाक सातवाहन संघर्ष की जो संघर्ष किया उन्होंने शाक सातवाहन यानी कि शाकवर्णी। तो उनके जो शासनकाल में ये सारी चीज़ें हुई वो बहुत ही निर्दयी और विद्रोही थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपने शासन को बचाने के लिए बहुत ही प्रोत्साहन देते हैं और बहुत ही अपने आप को मजबूत करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6ठा नंबर कि मौखरी कौन थे। इसमें आपका आएगा मौखरी कौन थे। अब इसमें आप हेडिंग डालेंगे मौखरी कौन था। इसमें लिखेंगे आप आंसर में कि गुप्तों के पतन के बाद उत्तरी भारत में उदय होने वाली शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कन्नौज का यानी कि मौखरी वंश था। कौन सा? कन्नौज का मौखरी वंश था, जो छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में उसने एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसे हम कहते हैं कनिंघम महोदय ने बिहार में गया से प्राप्त मौर्यकालीन यानी कि मौर्यकालीन की जो ब्राह्मी लिपि के मोखलिनम में मौखरियों का अस्तित्व प्रमाणित किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मौखरियों की एक शाखा दक्षिणी बिहार तथा दूसरी शाखा गंगा यमुना के दोआब में शासन करती थी, किंतु गुप्तों के विस्तारवादी नीति के कारण उसका जो राजनीतिक अस्तित्व था वो विलुप्त होता गया था। क्या हो गया? उसका विलुप्त हो गया था। और मौखरियों की उत्पत्ति कैसे हुई ये हेडिंग डालेंगे कि मौखरियों की उत्पत्ति। मौखरी लोग अपने को यानी कि वैवस्यत के वर से प्राप्त अश्वपति के 100 पुत्रों को वंशधर बताते थे। वे संभवतः बहुत ही प्राचीन कुल से संबंधित थे। उनका जो वास्तविक नाम था वो कल्पित मुखर नाम का एक पूर्वज हुआ था, यानी कल्पित मुखर नाम का एक पूर्वज हुआ था और उसी के नाम के आधार पर इस वंश का नाम मौखरी पड़ा। किस नाम से? मौखरी पड़ा। मौखरियों का एक गोत्र भी था जो पतंजलि के महाभाष्य और कैयट की जो टीका है उसमें तथा जयदित्य व वामन की कोशिका वृत्ति में मौखर्या शब्द का प्रयोग गोत्र नाम के रूप से ही हुआ है। और ईसा पूर्व 3री शताब्दी के पूर्व एक मिट्टी की मुद्रा पर मोखलिनाम ब्राह्मी लिपि से प्राप्त होता है। कोटा से 239 ईस्वी के लेख पर
प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार मौखरी के सरदार का उल्लेख है। मौखरी को मुखर या मौखरी दोनों कहा जाता है और हर्षचरित ने इस शब्द की उत्पत्ति मुखर शब्द के आधार पर की गई है, यानी किसके शब्द से? मुखर शब्द के आधार पर की गई है। मौखरियों की जो उत्पत्ति के संबंध में कुछ इतिहासकारों का मतभेद है। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है, यानी कि जो पाणिनि जी का अष्टाध्यायी है, उसमें मिलता है आपका, उसमें आपको मौखरी शब्द का उल्लेख मिलता है, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वे इतने प्राचीन थे या नहीं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों के गुहाभिलेख हैं, जिन्हें लोग मौखरियों से समीकृत करते हैं। इनकी उत्पत्ति चाहे जहाँ और जैसी भी हुई है, इतना तो निश्चित है कि इतिहास में ही मौखर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग अपना राज्य स्थापित किया और कन्नौज के प्रभुत्व को नींव डाली। तो जो भी कुछ था उनका, यानी कि जो गुप्त साम्राज्य है वो मौखरी वंश को हटाकर ही वो अपना साम्राज्य बनाया है। तो इस तरीके से आपका मौखरी के बारे में आपको एक एक चीज़ें मैंने बता दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है इसमें, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है, अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं। अब इसमें आप लिखेंगे अशोक के धम्म में हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसमें आप, अशोक के धम्म के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। वह अपने द्वितीय स्तंभ लेख में वह कहता है कि कियम चू धमेतिम, इसने लिखा है क्या? कियम चू, बहुत ही बढ़िया शब्द उन्होंने किया है, धमेतिम, धमेतिम। इसमें ये लिखा है धर्म क्या है। वह स्वयं उत्तर देता है कि अपास सिनवे बहुकयाने दया दानी सचे सोचे। इसी प्रकार स्थान स्थान पर अशोक के धर्म को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया है, यानी कि धर्म क्या है। तो धर्म के बारे में उसने लिखा है कि अपासिन में बहुकियाने दया दाने सचे सोचे। तो इसमें आपको मिलेगा आगे, नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि इसमें निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट किया गया है अशोक के धर्म के स्थान स्थान पर। पहला तो का आता है, इसमें का हेडिंग डालेंगे, का के आगे लिखेंगे आप कि आपस, यानी कि अपासिनवे, क्या डालेंगे इसमें आप? अपासिनवे, अपासिनवे में लिखेंगे आप कि पाप से बचना और अल्प पाप। फिर खा डालेंगे इसमें आप, इसमें लिखेंगे आप बहुकियाने, क्या लिखेंगे आप? बहुकियाने। इसमें आप लिखेंगे बहुकियाने में कि बहुत कल्याणम, यानी कि बहुत कल्याण से कार्य करना या बहुत का कल्याण करना। अब उसके बाद में फिर आपका गा नंबर आता है, इसमें लिखेंगे आप दया, क्या लिखेंगे आप? दया। दया में लिखेंगे आप कि उदार भावना, दूसरों के दुख में काम आना। उसके बाद में फिर आपका तीसरा आता है, घा नंबर आएगा, घा नंबर आप डालेंगे, इसमें लिखेंगे आप सच्चे, क्या लिखेंगे? सच्चे। सच्चे के आगे आपको लिखना होगा कि सत्यानुसरणम, सत्य व्यवहार और छल कपट रहित व्यवहार। फिर आपका आता है चा नंबर, ये जो उन्होंने बताया है कि आपासिनवे बहुकियाने दया दाने सचे सोचे, दया दाने सचा सोचे। तो उनका जो ये अर्थ है, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको मैं चा बता रहा हूँ, इसमें क्या सोचे, क्या आएगा चा नंबर आपका? सोचे। सोचे में लिखना होगा कि शुद्धता शारीरिक मानसिक दोनों ही शुद्धि है, जहाँ वह यह आदेश देता है कि इन सिद्धांतों का पालन धर्म है। और वही तीसरे स्तंभ लेख में उसने उन प्रवृत्तियों को त्यागने के पर भी जोर दिया है जो मनुष्य के चरित्र को भ्रष्ट करने वाली है, अर्थात पाप की ओर ले जाने वाली है। इनमें उसने लिखा है कि इसमें चार्डिये, यानी चार्डिये की बात करें तो चार्डिये का मतलब उसने लिखा है, उसमें चार्डिये का मतलब उग्रता लिखा है। क्या लिखा है उसमें? चार्डिये का मतलब उग्रता लिखा है। उसके बाद में फिर उसने निठूलिये लिखा है, क्या लिखा है उसने? निठूलिये। निठूलिये में क्या लिखा है उसने? निष्ठुरता। क्रोध में लिखा है क्रोध मानवे कि मान अभिमान। फिर ईर्ष्या लिखा है, ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या। तो इस तरीके से उसे त्यागने पर इसने जोर दिया है। तो अशोक के धम्म में उसने अर्थ बताया इस तरीके से, और उसने क्या बताया? उसने
किस चीज़ को त्यागने के लिए बताया, तो इसमें धर्म का उसने धर्म क्या है उसने ये बताया कि धर्म में आपको मैंने एक बार फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा कियम चू धर्मे, यानी कि धर्म क्या है। और उसने धर्म को अर्थ यानी कि अपने और स्वयं वो उत्तर देता है कि अपा सिनबे बहु कियाने दया दाने सचे सोचे। तो इस तरीके से उसने अपने अर्थ को एक एक करके वहाँ पे हमने आपको बता दिया। अब आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि खंड बा। मैंने आपको एक सारे बता दिए खंड बा के सारे क्वेश्चन। अब खंड सा में आपको प्रश्न मिलेंगे कि इसमें केवल 2 प्रश्न करने हैं आपको। इसमें प्रत्येक प्रश्न के जो आंसर लिखने हैं वो 5 शब्दों में हो। अब इसमें आपका 8वां क्वेश्चन आएगा कि भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में पुरातात्विक साधनों के महत्व की विवेचना कीजिए। फिर 9वां क्वेश्चन कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, अशोक इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है कि मगध के इतिहास में बिंबिसार एवं आजाद शत्रु के शासनकाल का वर्णन कीजिए। उसमें भी 11वां क्वेश्चन आता है कि हूण कौन थे, उसके भारतीय आक्रमणों का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आपके मैंने चारों क्वेश्चन को अलग से वीडियो बना के मैं आप लोग को अपलोड करा दूँगा, जो आपका खंड सा से सारे बिलोंग करते हों, जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, क्योंकि इसमें आपको जो प्रश्न नहीं समझ में आता है वो आपको वहाँ पे बता देंगे, तो अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर उपस्थित हूँ, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और अगली वीडियो में आपको सारी चीज़ जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको मैं बता दूँगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।